अच्छा, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हल कैसे होता है, तो हम उसके स्टेप्स देखेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अवेलेबल हो, पहले हम फैसला करेंगे कि उसके वेरिएबल्स क्या बनते हैं। हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कैलकुलेट करना चाहें। अच्छा, इसका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से नहीं है। कंप्यूटर साइंस में हम ये फार्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि अगर हमें कहीं इक्वेशन दी हुई हो और हम चेक करना चाहें क्या इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग हैं, क्या दोनों इक्वल हैं और या दोनों इमेजिनरी हैं। तो इस बात पे हमने फैसला करना है हमारे प्रोग्राम में कि जो वैल्यूज हमारे पास इक्वेशन में अवेलेबल है, कहीं से यूजर हमें वैल्यूज देगा। अब हमें देखना होगा जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की वो कैसी होती है। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें तीन किस्म के कांस्टेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट, एक एक्स का कांस्टेंट और एक विदाउट एक्स का कांस्टेंट। हम कह सकते हैं हमारे पास स्क्वायर पावर का एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, इसे क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? कोएफिशिएंट। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है और ये एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट है। तो इसमें तीन पावर्स अवेलेबल होती हैं। तीसरी जो लिखी हुई नहीं नजर आ रही वो एक्स की पावर क्या है? 0, ये एक्स की पावर 1, ये एक्स की पावर। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म का होना लाजमी है और वो है स्क्वायर वाली। हो सकता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसमें x की पावर 1 की टर्म भी ना हो और x की पावर 0 की टर्म भी मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर के बगैर नहीं बन सकती। भाई मैं कहूंगा कि x नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है तो x स्क्वायर भी ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद है इसमें हर सूरत में क्या मौजूद होना चाहिए? एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। तो हम यूजर से तीन इनपुट लेंगे। वो तीन इनपुट क्या होंगी? एक कि वो हमें ये बताए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इस पर पाबंदी नहीं है। फिर वो हमें किस चीज का कोएफिशिएंट बताए? एक्स की पावर 1 का यानी एक्स का और फिर एक्स की पावर 0 या कांस्टेंट कि वो सी की वैल्यू क्या रखना चाहता है। आप क्योंकि स्टैंडर्ड के तौर पे वो ए, बी और सी इस्तेमाल होती हैं, तो हम डबल में वेरिएबल बना लेते हैं। और तीन वेरिएबल हमारे पास बन गए। एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल। अब हमें यूजर से इन वेरिएबल्स की वैल्यूज लेनी है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। ये वाला हिस्सा हम वापस इरेज कर देते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हमें क्या काम करना है और क्या काम। हमने लिखा सी आउट प्लीज एंटर वैल्यू फॉर ए, बी एंड सी। और उसे हमने क्या कहा था, वो क्या होता है? अच्छा, मैंने यहां ये तीनों इकट्ठे लिखे। आप कोशिश करें जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप अलग लिखें। प्लीज एंटर वैल्यू फॉर एक्स के कोएफिशिएंट, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर एक्स कोएफिशिएंट एंड प्लीज एंटर वैल्यू फॉर द कांस्टेंट। अब मैं इसकी वैल्यू लेना चाहूंगा तो सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू ली है, फिर बी की और फिर। अब मुझे ये देखना है कि ये फार्मूला मुझे दिया हुआ है, इस फार्मूले से दो फार्मूले बनते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या फर्क होगा? कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों फार्मूलों में सेम है? क्या ये वाली वैल्यू दोनों फार्मूलों में डिफरेंट है? नहीं, इससे मुराद है इसे अलग कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत। क्या ये वैल्यू दोनों फार्मूलों में डिफरेंट है? नहीं, ये भी डिफरेंट। क्या ये वैल्यू दोनों फार्मूलों में डिफरेंट है?
नहीं, ये वैल्यू भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, साइन। क्या ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है या ये वैल्यू मुझे यूजर देगा? क्या 2a मुझे कैलकुलेट करना है? तो मल्टीप्लाई होकर जवाब आ जाएगा, इसमें मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत। तो मुझे कैलकुलेट क्या चीज करनी है? जब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, उसके रूट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। और डिटर्मिनेंट क्या चीज है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम हमने क्या रखा है? इसको वैसे क्या कहते हैं, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा होता है? हाँ, डिटर्मिनेंट नहीं, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा? बी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करें? b मल्टीप्लाइड बाय, और इसके अंदर इसके मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है? इसे अलग कैलकुलेट होना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन में कोई और बाहर से उंगली नहीं कराए, ये मुझे पसंद। फिर क्या करें? अच्छा, यहां मुझे 4.0 में ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता। वजह, क्योंकि ए का डेटा टाइप क्या है? डबल। सी का डेटा टाइप क्या है? तो आप 4 को 4 लिखें या 4.0 लिखें, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन किस में जाएगी? डबल में। अब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गया आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर यहां देखनी हो तो या डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। इससे पहले 3 कंडीशन लगेंगी। क्या लगेंगी? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या लिखें? See out, we have two real value रूट्स। हमारे पास क्या अवेलेबल है? 2 रियल वैल्यू रूट्स हैं। एक की वैल्यू कुछ और होगी, एक की वैल्यू किस वजह से और होगी? क्योंकि ये क्या आया है? पॉजिटिव। एक तो भाई इस फार्मूले में प्लस होता है, एक तो इस फार्मूले में, तो इससे मुराद है इन दोनों का सेम होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने यहां भी वैल्यू नहीं लिखी, हमने क्या लिखा है? वी हैव 2 रियल वैल्यू रूट्स। अगली कंडीशन किस चीज की होगी? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्या लिखें? अब क्या होगा? वी हैव टू, यहां पे एक और लफ्ज भी ऐड कर लें, 2 डिफरेंट रियल वैल्यू रूट्स। और जब 0 हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर वैल्यूज दोनों की क्या आती हैं? अगर ये वाला हिस्सा क्या हो जाए 0 और ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, तो प्लस और माइनस तो 0 हो रहे हैं। इससे मुराद है बाकी फार्मूला तो दोनों का क्या है? सेम है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तीसरी वाली कहानी क्या होगी? एल्स। और एल्स के अंदर क्या लिखे? वी हैव imaginary roots, और हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये
हो सकता है क्वेश्चन में वो आपसे ये भी डिमांड करता हो कि जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो भी बताएं, जो क्या हुई है। तो हो सकता है फिर हमारे पास क्या मौजूद होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट के साथ √1 और √2 भी अवेलेबल होने चाहिए, और √1 और √2 में कैलकुलेशन चाहिए। मगर अब इसमें एक रोल है, ये कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको हैश इंक्लूड करना होगा मैथ, क्या चीज ऐड करनी होगी, मैथ, और फंक्शन इस्तेमाल होगा स्क्वायर रूट का। किसका फंक्शन इस्तेमाल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आप जो भी वैल्यू यहां प्रेजेंट करेंगे वो उसका स्क्वायर रूट लेके वापस क्या करेगा, भेज देगा। क्या जीरो के केस में मुझे स्क्वायर रूट लेना है, क्या इमेजिनरी के केस में लेना है, नो, इमेजिनरी के केस में भी स्क्वायर रूट सिर्फ किसके केस में लेना है, रियल वैल्यूज के। तो इस चेक के अंदर आप दो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बाकी कैलकुलेशन है ये आप अलग भी लिख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन क्या आंसर देती है। उसके केस में जो स्क्वायर रूट से वैल्यू आएगी उन दो वैल्यूज को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा इस फैक्टर को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सेम फैक्टर इज इक्वल टू 0. सेम फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, सेम फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होगा उसका, सेम फैक्टर इज इक्वल टू -b। कैसे मल्टीप्लाई करूं, माइनस कैसे करूं इसे, हो सकता है जो b की वैल्यू यूजर ने दी हो वो नेगेटिव हो, वो क्या हो सकता है जो b की वैल्यू यूजर ने दी हो सकता है यूजर ने b की वैल्यू 0 दी, b की वैल्यू क्या दी हो, तो मुझे इससे कोई फर्क फिर क्या करें, डिवाइडेड बाय 2a। क्या लिखूं, ये क्या चीज कैलकुलेट हो गई है। अच्छा मैंने ये तो बताया कि यूजर हो सकता है b की वैल्यू क्या दे दे, 0, तो यूजर a की वैल्यू भी तो यूजर 0 दे सकता है। अगर इसमें यूजर ने a की वैल्यू 0 दी है तो फिर इसमें मसला क्या है। एक तो इशू ये है डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा मेरा सवाल ये है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकता है मगर 0 होना पॉसिबल। इससे मुराद है कि आपको अलग अलग वैल्यू पे चेक लगाने चाहिए और वो चेक क्या होना चाहिए, जो किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, वो हर सूरत में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जो आपने वैल्यू ली है इसके बाद ये चेक लगा होना चाहिए कि क्या a 0 तो नहीं है, और अगर a 0 है तो क्या करें। अभी हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं सीखा कि हम उसको क्या करें, इस काम पे वापस भेज देंगे भाई जा तेरी मेहरबानी ये वैल्यू हमें। हाँ हम ये जरूर यहां लिख सकते हैं कि इफ का चेक लगाएं कि अगर a की वैल्यू 0 हो तो हम लिखें कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, और एल्स में क्या लिखें हम, ये बाकी सारी कैलकुलेशन कहां होनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि इसके बाद यहां क्या आना चाहिए, a का चेक आना चाहिए कि अगर a 0 है तो उसके अंदर सी आउट में लिखा हुआ हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की कैलकुलेशन पॉसिबल। एल्स के अंदर ये बाकी सारा काम कहां शिफ्ट हो जाएगा, एल्स के अंदर। वो अगर आपको कहता है कि वैल्यूज भी बताएं क्या क्या होगी, फिर आपके पास वैल्यूज भी अवेलेबल होनी चाहिए। अभी मैंने इसमें दोनों रूट्स की वैल्यूज कैलकुलेट, अगर ये 0 है तो यही सेम फैक्टर √1 होगा, यही सेम फैक्टर कौन से केस में, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा,
और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है फिर क्या करें, फिर मुझे √1 और √2 कैलकुलेट करने होंगे। एक दफा √1 इक्वल होगा सेम फैक्टर माइनस डिस्क्रिमिनेंट, और एक दफा होगा सेम फैक्टर प्लस, फिर वो दोनों शो करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टेप वाइज किस हिसाब से मैथमेटिकली सॉल्व होता है। Whatsoever you want to solve in computer science, it is supported by, and if you are shit in mathematics, you should quit computer science. प्रोग्रामिंग नहीं कह रहा। आप अच्छे वेब डिजाइनर हो सकते हैं, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, आप अच्छे ऐप डेवलपर हो सकते हैं, आप एंड्रॉयड के डेवलपर हो सकते हैं, iOS के डेवलपर हो सकते हैं, वेब के कमाल डेवलपर हो सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, इन सारे कामों का मैथ से कोई ताल्लुक, आप कहते हैं मुझे कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, तो फिर सिर्फ मैथ भी नहीं चाहिए, आपकी स्टैट बेहतर होनी चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, आपकी लीनियर अलजेब्रा बेहतर होनी चाहिए, आपकी हायर डायमेंशन मैथमेटिक्स बेहतर होनी चाहिए, फिर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ें। नहीं तो आप 5-7 लाख रुपए प्रोग्रामिंग के कमा लें। 5-7 लाख रुपए लोग दे देते हैं बगैर मैथ की कंप्यूटर साइंस के। जिसमें कंप्यूटर साइंस नहीं है उसका नाम क्या है? प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इफ समवन कम टू मी एंड से सर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूं, मैं प्रोग्रामर बनूंगा, तो प्रोग्रामर का कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक। जो पाकिस्तान में गूगल का पहला हेड है वो MS इकोनॉमिक्स था, उसके पास जो डिग्री है वो इकोनॉमिक्स में MS की डिग्री है, और वो गूगल का पाकिस्तानी पहला हेड है। मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है। गो थ्रू करें, देखें क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करना। 2 चीजें अगर आपको अच्छा काम करना है, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन विद रेपिटेशन। हो सकता है एक प्रोग्राम आपसे 4 दिन हो। कंप्यूटर साइंस पहली चीज डिमांड करती है, जो सॉल्व करने बैठे हैं जब तक वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप बैठे, आपके पास कॉपी, पेंसिल, रबर, शार्पनर, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कोई ना कोई चीज आपके कमरे में अवेलेबल होनी चाहिए, कैनवस अवेलेबल होना चाहिए। आप कहते हैं सर मेरे कमरे में व्हाइट बोर्ड नहीं लग सकता। एक बड़ा आसान काम है, बाजार से फ्लैक्स मंगाएं। बाजार से क्या मंगाएं? फ्लैक्स 10 रुपए फुट मिलता है। 6 बाय 4 फुट का फ्लैक्स मंगाएं और एक कमरे की दीवार पे क्या करें, वो फ्लैक्स लगा दें। अब ये वाली दीवार किसमें शिफ्ट हो गई है? व्हाइट बोर्ड में। इस फ्लैक्स के ऊपर जो लिखेंगे इरेजेबल मार्कर से वो मिट जाएगा। तो ये आपका क्या है? आप व्हाइट बोर्ड, बड़ा कैनवस रखें जब आपको चीज सीखनी है। मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूं कि जब आपको चीज सॉल्व करनी है तो A3 का पेपर यूज करें। वजह आपको सफा ना बदलना पड़े। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सफा बदल रहे हैं ना, तो सोच टूट गई है जो एक डायमेंशन में सॉल्व कर रही थी। सफे के इस तरफ की कहानी और है और सफे के इस तरफ की कहानी, बहुत टाइम लगता है 2 सफों को बैक वक्त सोचने में। इसलिए क्या करें, आप कहते हैं A3 महंगा है, कोई बात नहीं, अपने मोहल्ले में जो दुकान है वहां से दस्ते वाला पेपर लें और उसे ऐसे खोल दें। अगर आपको लगता है छोटा है तो टेप लें और 2 दस्ते वाले कागज जोड़ लें, तो उससे डबल साइज का बन गया। 4 जोड़ लें तो इतने बड़े साइज का कैनवस बनता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो 4 जुड़े हुए कागज कहां लगाएं? दीवार पे। कलर पेंसिल पकड़े, लेड पेंसिल पकड़े और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसकी चीजें क्या करना शुरू करें। आई होप सो विद अ टाइम गिवन बाय 2 to 3 months you can become a person that is different from 3 months back. चलो खुदा हाफिज।